आप सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हम द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विलयन वाले चैप्टर में विलयन का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठोसों की द्रव में विलेयता व गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए और आप अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से वेल अपडेट कर पाए। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक सॉल्यूशन वाले चैप्टर से द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। देखो, जैसा कि टॉपिक में मेंशन है, द्रवीय विलयन वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसको हम द्रवीय विलयन कहते हैं। यहां पर विलायक द्रव होगा लेकिन विलेय ठोस, द्रव और गैस कोई भी हो सकता है। हमने गैसों की द्रव में विलेयता को पढ़ रखा है। अब हम द्रव की द्रव में विलेयता और ठोसों की द्रव में विलेयता में वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रवीय विलयनों में यदि हम बात करें तो यहां पर अपने विलेय क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, विलेय आपके द्रव हो सकता है, विलेय आपके गैस हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन विलायक जो है ये आपके 100% क्या होगा? द्रव। तो द्रवीय विलयनों में हम दो प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं। पहला द्रव द्रव विलयन व वाष्प दाब, दूसरा ठोस का द्रव में विलयन व वाष्प दाब। तो इसमें सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब देखो, द्रव द्रव विलयन, इसका मतलब क्या हुआ? विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अब क्योंकि विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं, इसीलिए दोनों ही अवयव वाष्पशील होते हैं और विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। क्योंकि विलेय भी द्रव है तो वाष्प बनेगी, विलायक भी द्रव है तो उसकी भी वाष्प बनेगी। तो विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। हमें पता है कि जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वाष्प बनने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी द्रव अवस्था है उतनी ही वाष्प अवस्था है और हम कहेंगे किसमें चला गया सिस्टम? साम्य में। तो यहां पर नो डाउट विलेय द्रव है और आपका जो विलायक है ये भी द्रव है। अब दोनों द्रव हैं तो मेंशन कर लेते हैं विलेय व विलायक। आराम से पढ़ने वाले, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आपके समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय व विलायक दोनों द्रव हैं। द्रव होने के कारण अब क्योंकि लिक्विड फेज है तो वाष्प तो बनेगी, तो वाष्पशील होते हैं। तो दोनों का वाष्प दाब अलग होगा और विलयन का वाष्प दाब दोनों के वाष्प दाब के बराबर होगा। अतः विलयन का टोटल वेपर प्रेशर जो है कुल वाष्प दाब
दोनों के। अब आंशिक दाब को या आंशिक वाष्प दाब को आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब क्योंकि अपने 12th केमिस्ट्री में द्विअंगी विलयन है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक द्विअंगी विलयन है जिसमें ए विलय है और बी विलायक है। ए का आंशिक दाब पी ए, बी का आंशिक दाब पी बी है, और ए की मोलबिन एक्स ए और बी की मोलबिन एक्स बी है। तो इसी को हम सपोज करके लिख रहे हैं, माना कि एक द्विअंगी जिसमें एक विलय और एक विलायक है, विलयन में ए विलय व बी विलायक है। ए का आंशिक दाब पीए व मोलविन पीबी सॉरी एक्स ए तथा बी का आंशिक दाब पी ए व मोल भिन्न। अब यहां मोल भिन्न भी कह दो, मोल अंश कह दो, एक ही बात है। और बी की मोल भिन्न क्या मान रहे हैं हम, एक्स बी है। तो क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब। अब यहां पर ए का आंशिक दाब पी ए और बी का आंशिक दाब पी बी है, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है पी, ये दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा, यानी पी बराबर ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर आता है वाष्पशील, क्योंकि यहां विलय वाष्पशील है, तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए यह आएगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो मैं यहां राउल्ट का नियम लिख देता हूं, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यदि हम राउल्ट का नियम लगाएं तो जो पी ए है यानी ए का आंशिक दाब, ये इसकी मोल भिन्न यानी एक्स ए के समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहां आ जाएगा पी ए बराबर एक स्थिरांक आ जाएगा पी नोड ए। यहां पर पी नोड ए क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये हो गया अपना मान लो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जो पीबी है यानी बी का आंशिक दाब,
ये बी की मोलविन एक्स बी के समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे, यहां भी स्थिरांक आएगा पी बी बराबर स्थिरांक आएगा पी नोट बी एक्स बी। पी नोट बी क्या है? बी का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब। अब हमें मिल गया पीए और पीबी। तो पीए और पीबी का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो P क्या है? P बराबर पीए, पीए की वैल्यू वो रही P नोड ए एक्स ए, तो ये हो गया P नोड ए एक्स ए प्लस पीबी क्या है? P नोड बी एक्स बी। ये हमने पीए और पीबी की वैल्यू रख दी। अब हमें पता है क्योंकि यहां पर दो ही घटक हैं और दोनों की मोलविन है एक्स ए और एक्स बी, और हमें पढ़ रखा है कि मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों की मोलविन का योग कितना होता है? 1। तो हमें चाहिए एक्स ए, तो एक्स ए चाहिए, तो एक तो इस तरफ है और एक्स भी इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये अपने इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन में मान रख देंगे। तो अब अपने जो P है ये बराबर हो जाएगा P नोड ए एक्स ए की जगह क्या रख दो? 1 माइनस एक्स बी प्लस P नोड बी एक्स बी। अब देखो यहां पर P नोड ए है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P नोड ए, चिन्ह लगेगा माइनस का, फिर P नोड ए को एक्स बी से गुणा करेंगे तो P नोड ए एक्स बी यहां हो गया, फिर है प्लस P नोड बी एक्स बी। अब यहां पर एक्स बी है, यहां पर भी एक्स बी है, तो एक्स बी अपने आ जाएगा कॉमन, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा P बराबर एक्स बी अपने आ गया कॉमन। और देखो यहां बचा P नोट बी, एक्स बी कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? P नोट बी बचा, और यहां बचा P नोट ए, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो P नोट ए ये बच गया। तो हमने एक्स बी कॉमन लिया तो पहले पहले प्लस वाला P नोट बी, उसमें से फिर माइनस वाला P नोट ए, और यहाँ क्या बचा? P नोट ए, तो ये प्लस में आ जाएगा P नोट ए। मान लो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण की सहायता से यदि हम आंशिक दाब और मोलविन के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां मैं ग्राफ लिख देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। ग्राफ में यहां है मोलविन, और इस अक्ष पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर वाष्प दाब। इसको हम ऐसे लग लेंगे y बराबर mx प्लस सी। हम y और x के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो साथ वाला जो है ये हो जाएगा आपके स्लोप और ये हो जाएगा अंतःखंड। ग्राफ जो आएगा वो आपके ऐसा आएगा। ग्राफ का जो हाईएस्ट मान है ये बताएगा P नोट बी को, और जो लोवेस्ट मान है ये बताएगा P नोट ए को। यहां पर ए की मोलविन है 1, तो बी की मोलविन कितनी होगी? 0, क्योंकि टोटल एक ही है। यहां पर ए की मोलविन है 0, तो बी की मोलविन कितनी है? 1। ये अपने ग्राफ आया। अब इसको हम अगर इस अक्ष पर मिलाना चाहें तो जैसे जैसे अभी मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे एक्स ए की मोलविन का मान घट रहा है वैसे वैसे ग्राफ नीचे आ रहा है, और जब एक्स ए की मोलविन 0 हो गई तो ग्राफ भी 0 हो गया। और यहाँ पहले एक्स बी की मोलविन 0 थी, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एक्स बी की मोलविन का मान बढ़ रहा है तो ग्राफ आगे बढ़ रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके मिल रहा है। यहां पर अपने ये जो ग्राफ है ऊपर बढ़ने वाला, ये वाला, ये बता रहा है पी बी बराबर P नोड बी एक्स बी, और ये नीचे जा रहा है ये बता रहा है पी ए को, पी ए बराबर P नोड ए
एक्स ए, यानी ये आदर्श विलयन के लिए एक ग्राफ है। अब देखो समीकरण जो अपना ये है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो समीकरण से निष्कर्ष जो निकलेंगे उसको हम एक एक करके लिख रहे हैं। समीकरण 4 से क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं वो ये एक एक करके लिख रहे हैं। देखो पहला निष्कर्ष, ये जो P है ये क्या है? विलयन का कुल वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है? अवयव की मोल भिन्न, अब चाहे वो विलय हो चाहे विलायक हो। तो पहला ये है कि जो P है वो एक्स बी पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके अवयव की मोल भिन्न के साथ संबंधित किया जा सकता है। दूसरा, ये पहला तो हमने कहा कि विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके अवयव की मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा, विलयन का कुल वाष्प दाब बी की मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, यानी जैसे जैसे बी की मोल भिन्न बढ़ेगी वैसे वैसे ये रेखीय रूप से ऊपर बढ़ रहा है। तो पहला रिजल्ट क्या निकला? विलयन के कुल वाष्प दाब को, क्योंकि जो वाष्प दाब है वो एक्स बी के प्रोपोर्शनल है, तो कुल वाष्प दाब को उसके अवयव की मोल भिन्न से, अब यदि हम यहां एक्स ए लेते हैं तो एक्स ए पर डिपेंड करता, अवयव की मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है। सेकंड, बी के साथ साथ लीनियर बढ़ रहा है, तो सेकंड रिजल्ट ये निकला विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव बी की मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। थर्ड रिजल्ट देखो, यदि हम ग्राफ को ढंग से देखें तो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है पी नोड बी और लोएस्ट पॉइंट है पी नोड ए, दोनों का कंपैरिजन करें तो क्योंकि जो पी नोड बी है ये विलायक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, पी नोड ए ये विलय ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्योंकि पी नोड बी ऊपर है इसका मतलब ये हुआ कि विलायक अधिक वाष्पशील है, पी नोड ए बी की तुलना में नीचे है तो ए कम वाष्पशील है। तो तीसरा रिजल्ट ये निकला ए की तुलना में अवयव बी अधिक वाष्पशील है। तो ये तीन रिजल्ट अपने इस समीकरण से निकलते हैं। अब सवाल ये आता है कि यदि हम द्रव विलयन का वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो द्रव विलयन का वाष्प अवस्था में संगठन हम उसके अवयवों की मोल भिन्न से ज्ञात करते हैं। तो छोटा सा मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूं, वाष्प अवस्था बोल दो या परावस्था बोल दो। तो वाष्प अवस्था में संगठन कैसे ज्ञात करेंगे? अवयवों की मोल भिन्न से विलयन का संगठन
ज्ञात करते हैं। अब सपोज करो वाष्प अवस्था में ए की मोलबिन है वाई ए और बी की मोलबिन है वाई बी, तो क्या होगा, जो ए का आंशिक दाब है पी ए, ये बराबर हो जाएगा वाई ए गुणा पी, और जो पी बी है बी का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ये हो जाएगा वाई बी गुणा पी। तो ये वाष्प अवस्था में ए का आंशिक दाब है पी ए, ये बराबर है वाई ए इंटू पी, पी कुल दाब, वाई ए वाष्प अवस्था में ए की मोलबिन, बी का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब बराबर होगा वाई बी क्या है, बी की वाष्प अवस्था में मोलबिन, और पी क्या है, कुल दाब। तो यहां पर वाई ए की मोलबिन वाष्प अवस्था में, क्योंकि द्रव अवस्था में हमने एक्स ली है तो अलग करने के लिए हमने वाई बना लिया। ऐसे ही वाई बी क्या है, बी की मोलबिन, तो पी क्या है, कुल वाष्प दाब। इतना आपके समझ में आया होगा। अब मान लो अवयव की संख्या आई है, तो आई अवयव के लिए पी आई बराबर हो जाएगा वाई आई गुणा पी। तो इस प्रकार हम वाष्प अवस्था में विलयन का संगठन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने बात की द्रवीय विलयनों में पहला द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं। अब हम हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम में रिलेशन निकाल रहे हैं, और रिलेशन ये है कि जो राउल्ट का नियम है वो हेनरी के नियम की विशिष्ट स्थिति है। इसको हम अभी प्रूव करेंगे। मैं हेडिंग लगा देता हूं, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशिष्ट स्थिति है, इनमें रिलेशन है डायरेक्ट। देखो हेनरी का नियम कहता है कि वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है, जबकि राउल्ट का नियम कहता है कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। तो देखो पहले हम हेनरी का नियम लेते हैं। और हेनरी का नियम यह कहता है कि वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। यानी जो P है, मान लो पी ए मान लें, ये किसके बराबर होगा, के एच गुणा एक्स गैस, या पी ए नहीं मानना चाहें तो पी मान लो। दूसरा राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये कहता है किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब
उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी जो P है ये बराबर होगा P नोड A x A। तो यहां पर यदि दोनों को हम ध्यानपूर्वक देखें तो राउल्ट के नियम में जो P नोड A है वो हेनरी के नियम में KH के बराबर है, बाकी नियम सेम है। ये भी कह रहा है कि वाष्पशील जो गैस है उसका आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती है, ये कह रहा है वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती है। तो बाकी सब इक्वल हैं। फर्क क्या है कि जो हेनरी स्थिरांक में, हेनरी के नियम में जो हेनरी स्थिरांक है वो राउल्ट के नियम में अवयव का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब के बराबर है। फर्क ये, और कोई फर्क नहीं है। जो हेनरी का स्थिरांक है वो राउल्ट के नियम में अवयव के शुद्ध आंशिक दाब के बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राउल्ट का नियम है वो हेनरी के नियम की एक विशिष्ट स्थिति है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमने बात की द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब हम द्रव्य विलयन का जो सेकंड पार्ट है उसको कंसिडर कर रहे हैं, और मैं हेडिंग लगा देता हूं ठोस का द्रव में विलयन व वाष्प दाब। ठोस का द्रव में विलयन व वाष्प दाब। देखो ठोस का द्रव में विलयन, यानी यहां विलय कौन है, ठोस है, विलायक कौन है, द्रव है। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर टू द टॉपिक बात करते हैं। तो यहां विलय है ठोस और विलायक है द्रव। जब हम ठोस विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायक से भिन्न हो जाते हैं, जैसे वाष्प दाब। जब हम अवाष्पशील, अब देखो यहां पर जो विलय है ये ठोस है, और ठोस होने का मतलब है ये कैसा है, इसकी वेपर नहीं बनेगी, ये क्या होगा, अवाष्पशील। तो जब हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। क्यों होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ठोस विलय को द्रव विलायक में मिलाने पर विलयन के भौतिक गुण विलायक से भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि विलय वाष्पशील है और विलायक वाष्पशील था। भौतिक गुण में जैसे वाष्प दाब। अब इसको समझते हैं कि ये वाष्प दाब क्या होता है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो हम एक बंद पात्र की कल्पना करते हैं, ये अपने एक पात्र है और इसमें हमने लिया है शुद्ध विलायक। इसको जब हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है विलायक के अणु ताप ग्रहण करेंगे और विलायक की वाष्प बनने लगेगी। लेकिन ध्यान रखें जो वाष्पन है ये एक सतही प्रक्रिया है
वाष्प में बदलने वाले अणु वही होंगे जो सतह पर हैं। तो जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे वाष्प बनती जाएगी। शुरू में द्रव ज्यादा था, वाष्प कम थी। अब जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे वाष्प अवस्था बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था बराबर हो जाएगी, यानी वाष्प व द्रव अवस्था में साम्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये पात्र खुला छोड़ दें तो पूरा का पूरा द्रव बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, इस पात्र को बंद किया। अब क्या होगा, ये सतह के जो अणु हैं ये वाष्प में बदलेंगे। वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी और ये वाष्प के अणु ऊपर ढक्कन और पात्र की दीवार से टकराकर पुनः नीचे आएंगे और नीचे आकर द्रव की सतह पर प्रेशर डालेंगे। यही प्रेशर क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। लेकिन वाष्प दाब के लिए कंडीशन है, पात्र बंद होना चाहिए, द्रव और वाष्प अवस्था में साम्य स्थापित होना चाहिए और हर एक द्रव के लिए टेम्परेचर भी फिक्स है। तो निश्चित ताप पर बंद पात्र में साम्य अवस्था में, तीन कंडीशन, निश्चित ताप पर पात्र जो है वो बंद है और साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो मैं इसी को लिख रहा हूं, निश्चित ताप पर बंद पात्र में व साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि विलय अवाष्पशील है, विलायक वाष्पशील है। जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं फिर बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अवाष्पशील विलय को विलायक वाष्पशील है, विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। देखो हमने शुरू में यही लिखा है कि कुछ भौतिक गुण भिन्न हो जाते हैं, तो वाष्प दाब भिन्न हो गया, विलय का वाष्प दाब अधिक है, विलयन का वाष्प दाब कम है। तो जैसे ही ये वाष्पशील या ठोस विलय को हमने विलायक में मिलाया वाष्प दाब चेंज हो गया। अब कारण पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। दो हम यहां सिस्टम ले रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। दोनों के दोनों बंद पात्र हैं, लेकिन एक में शुद्ध विलायक है और एक में है विलयन। अब देखो थोड़ा सा आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये जो सतह वाले अणु हैं इनको मैं अलग लाइन से शो कर रहा हूं, अलग पेन से, सॉरी, ताकि आपको समझ में आए कि ये सतह वाले हैं और ये अंदर वाले हैं। यहां पर विलायक है और यहां है विलयन। देखो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ताप ग्रहण करके सतह पर केवल विलायक के अणु हैं, इनके वाष्प बनेंगे
यानी सतह पर केवल विलाय के अणु हैं और सब की सबकी वाष्प बन रही है। अब यहां पर हमने जैसे ही ठोस विलय को विलायक में मिलाया, सतह पर हमने ठोस विलय को विलायक में मिलाया और विलयन बन गया। अब सतह पर केवल विलायक के अणु नहीं होंगे, सतह पर अब विलय के अणु भी होंगे। तो ये जो लाल पेन से मैं दिखा रहा हूं, ये आप मान लो किसके अणु हैं, ये विलय के अणु हैं। और बाकी वैसा के वैसा मैं सिस्टम बना देता हूं, हालांकि अंदर भी विलय के अणु हैं। अब क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो शुद्ध विलायक है इसके अणुओं की तो वाष्प बनेगी, लेकिन जो विलय है, क्योंकि विलय अवाष्पशील है तो विलय की वाष्प नहीं बनेगी, इनकी वाष्प नहीं बननी है। तो पहले जब शुद्ध विलायक था तो सतह पर केवल विलायक के अणु थे और सतह के जितने भी अणु थे वो वाष्प में बदल रहे थे। अब ठोस विलय मिलाने पर कुछ सतह का भाग विलय भी घेर लेते हैं। जब हमने विलायक में विलय मिलाया तो प्राप्त विलयन में सतह का कुछ भाग विलय के अणु भी घेर लेते हैं, अर्थात अब सतह पर वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है। पहले केवल द्रव विलायक था, सारा के सारे सतह के अणु वाष्प में बदल रहे थे। अब जैसे ही हमने इसमें विलय मिलाया, सतह का कुछ भाग विलय के अणु भी घेरेंगे, जहां जहां विलय के अणु हैं वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, यानी अब सतह जो है उसका अधिकांश भाग अवाष्पशील हो गया। तो पहले शॉर्ट में समझे, पहले जब विलायक था तो सतह के सभी अणु वाष्प में बदल रहे थे। अब जैसे ही विलायक में विलय मिलाया, सतह का कुछ भाग विलय के अणु भी घेरेंगे और जो भाग विलय के अणु ने घेरा है वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, क्योंकि विलय वाष्पशील है। अब वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई, तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम। समझ में आया होगा? तो कारण लिखते हैं। कारण में हम ये लिखेंगे, वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है, अंदर क्या है उससे लेना देना नहीं है। यह है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि हम चाहें कि अपनी जो चाय वो जल्दी ठंडी हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, कप से चाय को प्याली में लेते हैं। प्याली बड़ी है, सतह ज्यादा हो गई तो जल्दी जो गर्म चाय है उसके अणु वाष्प में बदलेंगे और चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम चाहें कि गीले कपड़े जो हैं वो जल्दी सूखे, तो हम क्या करते हैं, गीले कपड़ों को सूखा फैला देते हैं ताकि जो जल के अणु वाष्प में जल्दी बदले और कपड़ा जल्दी सूखे। आर्यवाद्यान में तालाब के किनारों पर जब हम बैठ रहे तो ठंडक महसूस क्यों होती है, क्योंकि जो गर्म जल के अणु है वो वाष्प में बदल जाते हैं, पीछे जो जल के अणु वो ठंडे हैं, उनकी जब हवा हमारे पास से गुजरती है तो हमें ठंड का एहसास होता है। तो वाष्पन एक सतही प्रक्रिया, ये सतह के क्षेत्र पर डिपेंड करती है। विलायक में विलायक मिलाने पर सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणु घेर लेते हैं, अतः वाष्प कम बनने के कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, पहले सतह पर केवल द्रव विलाय के अणु थे, सब के सब अणु जितने भी सतह पर अणु थे सब के सब अणु वाष्प में बदल रहे थे, तो वाष्प दाब अधिक है। यहाँ पर कुछ एरिया जो मैंने लाल पेन से नोट किया है वो समझो आप, ये विलय के अणु हैं,
तो सतह पर अब केवल वाष्पशील विलय के अणु नहीं है, अब कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणु भी घेर लेंगे। तो पहले की तुलना में सतह पर वाष्पशील अवयवों की संख्या कम हो गई है, तो वाष्प दाब कम बनेगा। तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। वापस बता रहा हूं, पहले केवल शुद्ध विलय के अणु थे, सब के सब अणु वाष्प में बदल रहे थे, तो वाष्प दाब अधिक हो गया। अब विलय मिलाने पर सतह का कुछ भाग विलय अणुओं ने घेर लिया है जो अवाष्पशील है। अब वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम है, तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अब वाष्प दाब में जो कमी हो रही है ये विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि प्रकृति पर। यदि आप मान लो अपना जो शुद्ध विलायक है, जैसे मान लो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में यदि आप 1 ग्राम ग्लूकोज मिलाएंगे या 1 ग्राम यूरिया मिलाएंगे या 1 ग्राम शर्करा मिलाएंगे, कुछ भी मिलाओ, वाष्प दाब में कमी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो हम मिला रहे हैं वो बराबर है। वाष्प दाब में जो कमी है वो मिलाए गए विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमने ग्लूकोज मिलाया है, यूरिया मिलाया है या शर्करा मिलाई है। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने कितना मिलाया। यदि हमने विलय समान मात्रा में मिलाया है तो वाष्प दाब में कमी भी समान होगी। तो इसी को मैं लिख रहा हूं, वाष्प दाब में कमी विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि प्रकृति पर। अब इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि ठोस अवाष्पशील है, द्रव वाष्पशील है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलय का वाष्प दाब, क्योंकि वाष्प नहीं बन रही है, तो विलय का वाष्प दाब होगा 0 और विलय का वाष्प दाब कितना होगा, जो है वो। तो विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना चाहें तो ये बराबर होता है Pa प्लस Pb। अब A जो विलय है इसका वाष्प दाब 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस Pb, यानी जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो विलायक B के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि विलय तो वाष्पशील है ही नहीं। तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। यहां पर राउल्ट का नियम आता है, ऐसे विलयन के लिए राउल्ट का नियम जो अवाष्पशील विलय युक्त होता है। तो मैं यह हेडिंग लगा देता हूं, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है, ये कहता है। तो ये नियम हो जाएगा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी टोटल जो प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर होगा, Pb के बराबर होगा। यहाँ Pb क्या है, विलायक का वाष्प दाब। आगे इसको यदि हम Pb की वैल्यू रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा P नोट B XP। ये मान लो गया समीकरण नंबर 1। यहां पर P नोट B का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और XB क्या है, विलायक B की मोलबिन। अब यदि हम यहां पर आंशिक दाब या यूं के वाष्प दाब और विलायक की मोलबिन के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ सरल रेखा आएगा, ये हो जाएगा y बराबर mx।
y और x के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के जो कुल वाष्प दाब है वो B की मोल बिन के समानुपाती है, तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा। और जो साथ में P नोट B है ये होगा इसका ढाल। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। अब इसमें हम यहां ले लेते हैं मोल बिन 0 से स्टार्ट हो रही है और यहां जाके 1 हो जाएगी, और यहां ले रहे हैं वाष्प दाब। तो ग्राफ आपके बढ़ता हुआ आएगा और जहां ये कट करेगा वो हो जाएगा P नोड। तो यदि हम विलयन के वाष्प दाब और विलाय की मोल बिन के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा। यहाँ विलाय की मोल बिन 0 है और यहाँ विलाय की मोल बिन अधिकतम है, कितनी है 1। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय अवाष्पशील होता है, ऐसे विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर ही होता है, ये राउल्ट का नियम कहता है। तो यहाँ पर हमने द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब कंप्लीटली पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो ऐसे विलयन जिसमें विलय भी द्रव होता है विलायक भी द्रव होता है, ऐसे विलयन में क्योंकि दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं अतः विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन ठोस का द्रव में विलयन जो होता है इसमें विलय अवाष्पशील होता है, अतः इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। राउल्ट का नियम आप जरूर ध्यान रखें। और राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम में कंपैरिजन है। हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम में क्या कंपैरिजन है कि राउल्ट का नियम जो है वो हेनरी के नियम की एक विशिष्ट स्थिति है। हेनरी स्थिरांक राउल्ट के नियम में विलायक के अवयव के शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब के बराबर है और कोई इनमें फर्क नहीं है। तो यहाँ पर अपने ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी ना करें, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो मैं आपको ऐसे ही आपकी 12th की केमिस्ट्री को इजी बनाने वाला हूं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।